नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। और सबसे पहले बात कोरोना की कर लेते हैं। तो दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 337 केस सामने आए, जबकि 24 घंटे में 36 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 24 घंटे में 752 लोग ठीक भी हुए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के 4511 एक्टिव केस में अब तक 24,704 लोगों की मौत हुई है। तो 4511 एक्टिव केस हैं दिल्ली में कोरोना के, वहीं 36 लोगों की मौत हुई है। 337 लोग आज नए केस सामने आए। वहीं 24,704 लोगों की अब तक दिल्ली में कोरोना से मौत हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को लांसर रोड स्थित राजकीय सर्वोदय विद्यालय में जहां वोट वहीं वैक्सीनेशन अभियान के तहत वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया और 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को आगे बढ़कर वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया। सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार की इस मुहिम से लोग बहुत खुश हैं। हमने घर से सेंटर तक आने जाने के लिए ई रिक्शे का भी इंतजाम किया है। जिस तरह मतदान से पहले बीएलओ घर घर जाकर पर्ची देते हैं, उसी तरह वैक्सीन लगवाने के लिए स्लॉट की पर्ची दे रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई हैं, उनको दूर करने की जिम्मेदारी हम सब की है। सीएम ने अपने देश के चुनाव के प्रशासनिक ढांचे की तारीफ करते हुए कहा कि अगर हम अपने चुनावी ढांचे का पूरे देश में इस्तेमाल करते हैं तो 2 से 3 महीने में सबको वैक्सीन लगा सकती है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं वहां पर अधिक संख्या में लोग नहीं आ रहे थे। इसलिए हमें लगा कि अब घर घर जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए निमंत्रित करना चाहिए और उन्हें जागरूक भी करना चाहिए। वहीं दिल्ली सरकार ने 2021 में आयोजित होने वाले IF20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप इनिशिएटिव में भागीदारी के लिए GHFV के साथ कोलैबोरेशन किया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने G20 इंटरफेथ फोरम के अध्यक्ष प्रोफेसर शेटो गिल के साथ पहली ऑनलाइन वर्कशॉप की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि महामारी के समय में हमारे शिक्षक और छात्र बहुत से मुश्किलों से गुजरे हैं। इससे बाहर निकलने में हम उनका साथ देना चाहते हैं। हम अपने शिक्षकों और उनके छात्रों को एक मंच प्रदान करना चाहते हैं जहां वो शिक्षण गतिविधियों को दोबारा शुरू करने से पहले खुला संवाद कर सकेंगे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि महामारी ने हमें स्कूली शिक्षा पर फिर से सोचने और कुछ नया अपनाने का मौका दिया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षकों के लिए अपने छात्रों के साथ फिर से जुड़ना महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षकों को पिछले कुछ महीनों में जिन मुश्किलों के कारण तनाव हुआ है, अब उन्हें न केवल अपने दुख और तनाव से उबरने के लिए तैयार रहने की जरूरत है, बल्कि अपने छात्रों का भी सपोर्ट करने के लिए भावनात्मक रूप से तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि महामारी में छात्र भी समान रूप से प्रभावित हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को वृहद पौधारोपण अभियान को लेकर सभी हरित एजेंसियों विभागों के साथ वर्चुअल मीटिंग की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 26 जून से 11 जुलाई तक वन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी संबंधित विभाग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। पर्यावरण मंत्री ने वृक्षारोपण कार्य का चल रहे थर्ड पार्टी ऑडिट को जल्द पूरा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस साल वृक्षारोपण अभियान के तहत पूरी दिल्ली में 33 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने होम आइसोलेशन के नाम पर जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया है। केजरीवाल सरकार ने लोगों को होम आइसोलेशन में रोककर संक्रमण को बढ़ाया, जिसके कारण मृत्यु दर सबसे अधिक रही। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए दिल्ली के लिए खरीदे गए ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, दवाइयां और पीपीई किट दूसरे राज्यों में इस्तेमाल किए गए। वहीं नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधोड़ी ने कहा कि अस्थायी आइसोलेशन सेंटर को बनाना फिर तोड़ना, होम आइसोलेशन के नाम पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन में और सिविल डिफेंस की ड्यूटी में धांधली क्यों।
वहीं उन्होंने ये भी कहा कि थर्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक का इस्तेमाल होम आइसोलेशन के लिए क्यों नहीं किया गया। वहीं भाजपा सांसद रमेश बेधोड़ी ने कहा कि बिना आरटीपीसीआर टेस्ट के होम आइसोलेट कर इलाज के दौरान हुई मौत का दोषी कौन है। होम आइसोलेशन में सभी मृतकों के परिजनों को मुआवजा मिले। के नाम पे जो केजरीवाल ने कहा वर्ल्ड क्लास सिस्टम दिल्ली के अंदर आइसोलेशन सेंटर का है और इसके आधार पर लोग घरों में रहे, जब उनको फैसिलिटी उनको ये सुविधा नहीं मिल पाई और जब वो क्रिटिकल हो गए, लोग क्रिटिकल होने के कारण से दिल्ली की अस्पतालों में टोटल 44% लोग इस वजह से मर गए कि उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड जो ऑक्सीमीटर देवी ने कहा था आपने नहीं दिया। मुझसे पूर्व में कहा रामवीर जी ने कि 14,30,000 लोग दिल्ली के अंदर कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। आपने ऑक्सीमीटर की बात कही थी। दिल्ली के अंदर 54,300 बेड हैं टोटल। उनको इलाज नहीं मिला और जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो एम्बुलेंस भी नहीं मिली और फिर जब वो ज्यादा संक्रमित हो गए तो परिवार के और लोग भी संक्रमित हुए, आस पड़ोस के लोग भी संक्रमित हुए। तो ऐसे करके संक्रमण को भी, कोरोना संक्रमण को भी बढ़ावा केजरीवाल की लचर और बीमार स्वास्थ्य नीति के कारण हुआ। होम आइसोलेशन की व्यवस्था न कर पाने के कारण हुआ। दूसरा मेरा सवाल है कि राजनीतिक लाभ के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली की जनता की टैक्स की कमाई से खरीदे गए ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, दवाइयां, पीपीई किट आपने दूसरे राज्यों में इस्तेमाल कर दिल्ली की जनता को वंचित क्यों रखा। तोड़े गए और जो सिविल डिफेंस वर्कर्स लगाए गए, ये सारे लोग ज्यादातर आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं, इनके खिलाफ दर्जनों एफआईआर हुई है। और देखिए मैं आज का आपको उदाहरण देता हूं कि इनके आज ही कल 2 इनके सिविल डिफेंस वर्कर्स नरेला में लूटपाट में पकड़े गए हैं। बाइक और किसी एक व्यक्ति से मोबाइल फोन छीन लिया, उनकी गिरफ्तारी हुई, उनकी अरेस्ट हुई। ये हालत है इनके जो सिविल डिफेंस के इनके जो वर्कर्स हैं। ये जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। और इसमें जो भर्तियां की गई है और इसमें जो बड़ा भारी घोटाला हुआ है उसकी जांच जरूर सीबीआई करे, ये मैं जरूर आग्रह करना चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर साउथ एमसीडी में भ्रष्ट पार्षद को महापौर और नेता सदन बनाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसको जेल भेजने के लिए कहा था और जिसने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी थी, ऐसे पार्षद को भाजपा ने महापौर बना दिया है। अधिकारियों को धमकाने और सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगने वाले पार्षद मुकेश सुरयान को भाजपा ने साउथ एमसीडी का महापौर नियुक्त किया है। साउथ एमसीडी में भाजपा के नेता सदन इंद्रजीत सहरावत की संपत्ति भी पिछले 3 साल में कई गुना बढ़ी है। उन्होंने कहा कि एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली को जितना लूटा जा सकता है उतना लूटने की दिल्ली भाजपा में तैयारी चल रही है। आम आदमी पार्टी जानना चाहती है कि क्या दिल्ली भाजपा अपने भ्रष्ट पार्षदों को सस्पेंड करेगी। दिल्ली नगर निगम के अंदर भाजपा के पार्षदों के बारे में और भाजपा की जो सरकार चल रही है नगर निगमों के अंदर, उसके बारे में आप लोगों को बता रहे थे। और हमने कई पार्षदों के बारे में खुलासे किए कि किस तरह से वे भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं, रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। और उस समय एक बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो पार्टी को जाता है कि पार्टी ने किसी को टिकट दिया, वो जीत के काउंसलर बन गया और अब वो भ्रष्टाचारी है, तो पार्टी जो है किसी के अंदर झांक के नहीं देख सकती कि वो भ्रष्टाचारी था और उसको उन्होंने टिकट दिया। मगर आज जो हम आपके सामने खुलासा करना जा रहे हैं उसके अंदर हम ये दिखाएंगे कि किस तरह से भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए पार्षदों को
भाजपा महापौर बना रही है, नेता सदन बना रही है। ये बहुत शर्म की बात है कि इतने सारे पार्षदों के अंदर भाजपा को सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्षद ही दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोंडा विधानसभा में विगत 1 वर्ष से राशन वितरण के लिए रखा गया राशन नगर निगम के स्कूलों में सड़ गया है, जिसे देखने के लिए विधायक अजय महावर मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण सारा राशन बिना वितरण किए ही सड़ गया और बर्बाद हो गया है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौर में गरीब राशन के लिए लाइन में खड़े हैं, लेकिन यहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण सारा राशन बर्बाद हो चुका है। दिल्ली के खाद्य मंत्री इस पर संज्ञान लेकर अपनी सफाई दें और अगर दोषी पाए जाते हैं तो बिना विलंब उचित कार्रवाई हो। आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ने बीजेपी शासित एमसीडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के निगम पार्षद मनोज त्यागी ने बताया कि इस स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल के सामने बने मंडोली सबोली के नाले में गंदा पानी जमा है। एक और निगम के कर्मचारी डेंगू को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आज उनकी यह मुहिम स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल के बने सामने नाले में खोखली दिखाई दे रही है, क्योंकि इस नाले में पानी जमा हुआ है, जिसके कारण डेंगू का खतरा बना हुआ है। फिर भी निगम में बैठी भारतीय जनता पार्टी उस नाले की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। नगर निगम ने एक स्वामी दयानंद हॉस्पिटल से लेकर के अप्सरा बॉर्डर तक का एक टेंडर किया नाला बनाने का। उस नाले को बनाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया गया और वो 2016 में काम उसका कंप्लीट हो गया। लेकिन कंप्लीट होने के बाद उस नाले की निकासी के साथ इस नाले को मिलाया ही नहीं गया। वहाँ पे जो दीवार थी उस दीवार को हटाया ही नहीं गया, जिसकी वजह से इस नाले का पानी अपनी पुरानी निकासी की तरफ रिस रहा था। सिर्फ रिस रहा था, जा नहीं रहा था, क्योंकि एक नाला यहाँ से जाता और एक नाला यहाँ से जाता है, तो सिर्फ रिसाव हो रहा था। पानी सड़कों पे राजधानी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में बेकाबू बाइक कोंडली नहर में जा गिरी है। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई है। दमकल विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात सुनील और फरहान बाइक से किसी काम से जा रहे थे और इसी दौरान न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन के पास उसकी बाइक अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर तोड़ते हुए नहर में जा गिरी। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं राजधानी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में एक युवक ने पत्नी के वापस नहीं आने पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। परिजनों के मुताबिक त्रिलोकपुरी में रहने वाले आशीष की शादी 8 साल पहले शिवा से हुई थी। दोनों की 4 साल की एक बेटी भी थी। पिछले कुछ दिनों से आशीष और उसकी पत्नी शिवा में अक्सर झगड़े होने लगे, जिसके बाद 1.5 महीने पहले शिवा घर छोड़कर चली गई थी और वापस नहीं लौटी, जिससे निराश होकर आशीष ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बड़े भाई थे और कल हमें 1-1:30 बजे सूचना मिली। हम तुरंत तत्काल प्रभाव से यहाँ पहुँचे हैं। राहुल भैया हमसे कई पहले बात करते थे और बताते थे कि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, सीनियरों का उनके ऊपर दबाव रहता है। इसी से उन्हें तंग आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। अभी भी उनकी डेड बॉडी बगल के हॉस्पिटल में है। यहाँ के आला अधिकारियों द्वारा, SHO द्वारा हम पर दबाव बनाया जा रहा था कि आप जब अपना बयान लिखें तो उसमें ऐसी कोई चीज़ ना लिखें कि उनको कोई प्रताड़ित किया जा रहा था या उन पर कोई दबाव था। आप अपना नॉर्मल सा कोई स्टेटमेंट लिखिए जो कि पुलिस के पक्ष में हो, पंचनामा कराइए, पोस्टमार्टम करा के अपनी बॉडी ले जाइए यहाँ से। हमारी और सरता विहार में उनका 1-1.5 साल पहले यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था। यहाँ से रिलीव नहीं किया जा रहा था। अगर आप देखेंगे उनकी 110 फाइल थी उनकी। वहीं राजधानी दिल्ली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर ठगी करने वाले 3 ठगों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों ठग बिहार के रहने वाले हैं।
दरअसल राजधानी दिल्ली के कई पुलिस स्टेशनों में कोविड-19 से प्रभावित लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने के बहाने धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज किए गए थे। साजिश का पता लगने और इस अपराध को अंजाम देने वाले सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने के लिए दिल्ली पुलिस ने टीम का गठन किया था और बिहार के नालंदा भेजा गया, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कोविड सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन सप्लाई करने के प्रिटेक्स्ट पर कई सारे चीटिंग केसेस साउथ डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर हुए हैं। इन सब केसेस को गंभीरता से लेते हुए उसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इस सिलसिले में जीके थाने से एक टीम बिहार नालंदा जाकर 3 लोगों को गिरफ्तार करके लाया है। ये जो 3 युवक थे उन्होंने विजिटिंग कार्ड बनाए, शादरा दिल्ली का एड्रेस डालकर उस पर दुर्गा गैस एजेंसी के नाम से विजिटिंग कार्ड बनाकर इसको सोशल मीडिया पे स्प्रेड किया। जब लोग जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, वो इनको ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए पैसे का ये डिमांड करते थे और फिर उनसे पैसे लेकर ये उनको सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया करते थे। मैं उत्तर पश्चिमी जिले के शालीमार बाग थाना इलाके के सिंगलपुर गांव में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और इसकी बानगी बीते सोमवार को देखने को मिली, जहां गांव में 4 बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए देर रात फायरिंग की। पिछले सोमवार को हुई गोलीबारी की घटना और पिछले 15 दिन पहले हुई सांसियों की जो शराब माफिया की जो घटना है उसको लेकर एक साथ जोड़ा जा रहा है। और हमारे साथ माता जी हैं। माता जी बताएं, आप दोनों चीज़ों को एक साथ जोड़ रहे हैं, क्या कारण है उसका? हाँ जी, हमारे साथ जी ये पे होया है जी, हमारे साथ है। फिर पहला तो सांसियों के साथ झगड़ा था हमारा 13 तारीख से झगड़ा था। फिर 14 को हमने कंप्लेंट लिखवाई थाने में, फिर हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। फिर हमारे से उन साथियों ने धमकी दी। फिर हमारे को कल क्या नाम है सोमवार के दिन हमारे को रात को 2:45 बजे की बात है। फिर उन्होंने हमारी गाड़ी में वो करा, गाड़ी में बहू ने देखा 2 बजे 2:45 बजे। फिर देखा तो गाड़ी में 3 बंदे बढ़ रहे हैं। मेरी बहू बोलती है गाड़ी में क्या कर रहे हो? मेरी बहू से धमकी देते हैं तुम चलो पीछे चलो। फिर मेरा लड़का, मैं आती हूँ छजरी पे देख रहे हैं। फिर उन्होंने मेरे का वार करा है। फिर क्या वो लोग चोरी करने आए थे या किसी और ही इरादा से? जी चोरी करने आए। देखो वो कुछ नहीं जानते, बैटरी को निकाल रहे थे हमारी को, बहाना बनाया उन्होंने हैं जी। फिर उन्होंने हमारे पे फायर करा, उन्होंने पीछे चले गए, हमने जानी चले गए। फिर उन्होंने हमारे पे गोली चलाई है। ये तो जी शुक्र ऐसी था जो उन्होंने हमारी जान बचाई। यही हम बताना चाहेंगे कि पीछे भी यहाँ 13-14 तारीख को शराब माफिया की घटना घटी थी और उसी को लेकर इससे जोड़ा जा रहा है कि वही लोग जो यहाँ के इलाके के लोग हैं जो इसमें शामिल थे वो उसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ये घटना है उसको चोरी का अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे जाके पुलिस प्रशासन क्या इस पर कार्रवाई करता है। ललित लोधवाल। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली पुलिस की ओर से युवा स्कीम के तहत प्लेसमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में 33 बच्चों को अलग अलग अस्पताल और कंपनी में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है, जिसके बाद युवाओं को मिलकर रोजगार दिया जाएगा। दरअसल दिल्ली पुलिस की ओर से नशे के आदी युवा और बेरोजगार युवाओं के लिए युवा स्कीम चलाई जा रही है। इस दौरान डीसीपी उषा रंगनानी समेत कई आलाधिकारियों ने इसका जायजा लिया। देखिए, ये दिल्ली पुलिस की युवा स्कीम के अंतर्गत हमने अभी पहले चरण में 33 बच्चों को युवाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी थी। फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स के रूप में डिफरेंट हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ के साथ हमने कोऑर्डिनेट करा। ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग थी, लगभग 15 दिन से लेकर 20 दिन की। अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग कैंडिडेट्स गए थे ट्रेनिंग के लिए। जो बहुत ज़्यादातर बच्चे स्लम एरियाज़ के थे, जैसे जे कॉलोनीज़ हैं, हमारी वज़ीरपुर एरिया है, WPIA है, हमारा शकूरपुर एरिया है, वहाँ से जहांगीरपुरी एरिया से, महेंद्र पार्क एरिया से, गुड़ मंडी से, इस तरह से सारे कैंडिडेट्स जो अलग अलग हॉस्पिटल्स में, जैसे कि MD सिटी हॉस्पिटल हो गया, न्यू लाइफ हॉस्पिटल, दीपचंद बंधु हॉस्पिटल, सावित्री हॉस्पिटल, महर्षि डेंटल क्लिनिक, इस तरह डिफरेंट हॉस्पिटल्स के साथ हमने कोऑर्डिनेट करके इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी। भारत की स्पीच इंफॉर्मेशन स्पिरिचुअल फाउंडेशन की शाखाएं दुनिया भर में फैली हुई है और ये फाउंडेशन हल्के योग और अपने खास पद्धति के द्वारा असाध्य रोगों को ठीक करने का दावा भी करता है।
इस स्पिरिचुअल फाउंडेशन से दुनिया भर के लोग जुड़े हुए हैं। इस फाउंडेशन की नींव कलयुग की अवतार कही जाने वाली निर्मला ने की थी और इनका दावा है कि यूट्यूब पर सहज योग के नाम से एक चैनल भी चलता है, जिसके टिप्स के जरिए असाध्य रोगों को ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर IS बंसल हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। सर देखिए, जो पॉजिटिव एनर्जी है ये हर इंसान के अंदर है, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, माँ है, बहन है, कोई भी है। जब ये बच्चा जन्म लेता है 4 महीने का, तब ये हमारे शरीर के अंदर तालू से छेदन करके आती है और जो हमारी बैकबोन होती है उस रीढ़ हड्डी के नीचे जाके त्रिकोणाकार अस्थि में बैठ जाती है। ये 33 करोड़ पावर साथ रखती है, जिनको हम देवी देवता या अल्लाह खुदा बोलते हैं। आज जो पूरे संसार में आप देख रहे हैं, ये पॉजिटिव एनर्जी दोबारा जब रिबर्थ होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, तभी ये शुरू होती है। और जब ये बॉडी से निकलती है तो इसके 2 ही लक्षण होते हैं। अगर ये खुश है तो आपके दोनों हाथों पे, सर पे, पैरों से ठंडा आता है। जिस इंसान को ये ठंडा आता है उसको कोई भी असाध्य रोग जीवन में नहीं लगेगा और ना ही उसको किसी दवाई की जरूरत पड़ेगी। अगर ये एक में गर्म एक में ठंडा आता है तो समझिए कि कुछ ना कुछ अंदर हमारे निगेटिव एनर्जी बन रही है या निगेटिव काम कर रही है या निगेटिव थिंकिंग है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी को तकलीफ हो सकती है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।